नमस्कार, गोहर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे झीरम घाटी पर जो सियासी झिकझिक हो रही है उसकी। जिस तरीके से बिलासपुर हाईकोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर आज सुनवाई हुई थी और इस याचिका पर सुनवाई के बाद सीधे तौर पर कोर्ट के जो दिशा निर्देश निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर जो नया आयोग झीरम घाटी के लिए बनाया गया था उसकी कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस पर रोक लगाए जाने के बाद एक बार फिर से झीरम घाटी मामले को लेकर जो सियासी झिकझिक है वो देखने को मिल रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया और खास तौर पर बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। अगर बीजेपी की माने तो सरकार ने जो पुराना आयोग था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और यही कारण रहा कि विपक्ष की तरफ से इस तरीके की याचिका कोर्ट में लगाई गई और कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी, लेकिन जिस तरीके से रोक लगाई गई है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अपनी जीत मान के चल रही है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का, आइए वो सुनते हैं। जब झीरम की घटना हुई, केंद्र सरकार के द्वारा एक एनआईए का गठन किया गया और एनआईए के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाई गई, एकल जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करे और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करे। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनन फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है, छत्तीसगढ़ की सरकार भयभीत है और उसके कारण में आनन फानन में बनाई है। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं, सरकार की तरफ से जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि झीरम का सच सामने आना ही चाहिए। झीरम में हमने अपने 32 नेताओं को खोया है, शहादत हुई है और चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने नए आयोग का गठन किया, अब भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जांच आयोग के आगामी जांच को उसको उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, रोक लगाई हुई है। लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है, सामूहिक नरसंहार का दोषी कौन है और उसके खिलाफ जांच को भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकना चाहती है। तो सीधे तौर पर आप यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसका पक्ष सुन रहे थे। रविंद्र चौबे हैं, कृषि मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि 4 मई को जो माफ कीजिएगा आगामी 4 तारीख को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन कैसे रखेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब सुनवाई होगी तब तो पक्ष रखेगी, लेकिन इसको लेकर जो सियासी माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उमेश घोरमोड़े जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय चंद्राकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले धनंजय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि नए आयोग का गठन किया गया और सरकार ये कह रही है कि सच जो है वो बाहर आना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब कार्रवाई पर सीधे तौर पर रोक लगाई है और ये नोटिस भी जारी किया है कि किन कारणों के चलते नया आयोग गठन करना पड़ा। पुरानी जो आयोग की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए आकाश जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई नया जांच आयोग का गठन नहीं किया है जी। हम जब 2018 के चुनाव में गए थे, हमारे घोषणा पत्र में था कि झीरम घाटी कांड की जांच के लिए SIT का गठन हम करेंगे। हमने सार्वजनिक तौर पर घोषणा किया था हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। और निश्चित तौर पर झीरम घाटी में जो कांड हुआ तो हमने अपने नेताओं को खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खोया है। और झीरम घाटी कांड के बाद अगर किसी को लाभ हुआ था उस परिवर्तन यात्रा में हमला के बाद,
क्योंकि चुनाव में यह दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अब आपने कहा कि कोर्ट में गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 2013 के बाद से इस घटना को, इस जांच को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लगातार जांच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो कैसे चाहेंगे कि झीरम घाटी कांड की जो जांच हो रही है उसमें षड्यंत्रकारी का चेहरा उजागर हो, कातिल कौन है पता चले, उस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग है कैसे पता चले। और निश्चित तौर पर हम तो अपने काम के अनुसार कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने झीरम घाटी कांड के जांच में 21 जनवरी को 8 नए बिंदु जोड़े 2021 को, और 27 अगस्त 2021 को उस 8 नए जांच बिंदु की शुरुआत हुई, और 11 अक्टूबर को अचानक जो है सुनवाई समाप्त हो जाती है और राज्य सरकार के 5 गवाहों को मौका नहीं दिया था, तकनीकी गवाहों को भी नहीं बुलाया जाता। उसके बाद 6 नवंबर को आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राजभवन में। उसका भी एक कारण है, क्योंकि आयोग के जो जांच करने वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो मेन अध्यक्ष थे, उसका तबादला हो जाता है दूसरे प्रदेश में। ठीक उस नवंबर महीने के 2 महीना पहले यानी कि सितंबर को जांच आयोग राज्य सरकार को पत्र लिखती है कि आपने जो 8 नए बिंदु जांच में जोड़े हैं उसकी जांच अधूरी है, और चूंकि 2 महीने के भीतर में इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए आयोग के कार्यकाल को एक्सटेंशन किया जाए, बढ़ाया जाए। और उसी आधार पर हमने उसके कार्यकाल को बढ़ाया और 8 बिंदु जांच की हमने उसमें बात कही है। सवाल ये उठता है कि देश की पहली राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लोग न्यायालय जाते हैं तो वो पीड़िता को न्याय दिलाने नहीं जाते हैं। वह न्यायालय जाके नहीं बोलते कि पीड़िता को न्याय होना चाहिए, षड्यंत्रकारी कौन, उसको सजा होनी चाहिए। ये कहते हैं कि राज्य सरकार जो कातिल को ढूंढ रही है, राज्य सरकार जो षड्यंत्रकारी को ढूंढ रही है, राज्य सरकार उस षड्यंत्रकारी को सजा देना चाहती है और पीड़ित को न्याय देना चाहती है, उस पर रोक लगाई जाए उस जांच पर। ये बात करते हैं धनंजय जी, सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से राजभवन में जो रिपोर्ट गई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने, जो आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। आपने 8 बिंदु जोड़े जरूर होंगे, लेकिन आयोग की समय सीमा पूरी हो गई जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते, उसके बाद दोबारा से भी जांच कराई जा सकती थी। सवाल इसी पर है, यही कारण है कि कोर्ट ने भी स्टे दिया है। क्या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, सच बाहर आना चाहिए? आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल पूछा है जी। मैं कह रहा हूं कि 6 नवंबर को जब राजभवन को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसके ठीक 2 महीने पहले यानी सितंबर माह को वही जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी का आयोग राज्य सरकार को पत्र लिखता है कि इसमें 8 नए बिंदु जोड़ा गया है, उसकी अभी जांच अधूरी है, और चूंकि 2 महीने के भीतर इस आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया जाए। मैं आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार को जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ही पत्र लिखा था जो 8 नए बिंदु हैं, मतलब जो रिपोर्ट है वो अधूरी थी, और यही कारण है नए सिरे से आपने दोबारा आयोग का गठन किया। बीजेपी से समझ लेते हैं, उमेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। उमेश जी, आयोग नहीं जी कार्यकाल बढ़ाएगा, चूंकि जस्टिस मिश्रा जी का ट्रांसफर हो गया दूसरे जगह, तो नए उसमें स्वाभाविक सी बात है नए उसमें नियुक्ति होगी। चलिए, नए इसमें नियुक्ति करी है, उसी का कार्यकाल बढ़ा, आप ऐसा कह रहे हैं। उमेश जी, साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जो 8 बिंदु नए जोड़े गए थे, कार्यकाल को बढ़ाया गया और जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही, बीजेपी सियासत कर रही है, सच बाहर नहीं आना देना चाहती। देखिए आकाश जी, यह बड़ा ही संवेदनशील विषय है, और मैं समझता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ को जो भारी क्षति हुई थी जो कांग्रेस के नेताओं के रूप में, उस क्षति की पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है, और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जिस दल के वो तमाम शहीद नेता थे, उसी दल के नेता आज इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज का निर्णय आया है हाई कोर्ट का, एक प्रकार से कांग्रेस को और कांग्रेस के उन्हीं नेताओं को दर्पण दिखाने वाला यह निर्णय आज निकल करके सामने आया है। और जिस प्रकार से तमाम आयोग का गठन और तमाम तरह के विषय यहाँ पर धनंजय जी यहाँ पर रख रहे थे, सरकार के सामने ही बड़ा प्रश्न निकल करके आता है। और धनंजय जी जिस प्रकार से यहाँ पर वक्तव्य दे रहे थे, खास करके जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, और साफ तौर पर उसको अधूरा यहाँ पर इन्होंने आपके डिबेट के अंदर में बताने का यहाँ पर काम किया है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ,
जिस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए था, जिस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख देना चाहिए था, जिस रिपोर्ट का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता यहां पर कर रही है कि भैया झीरम का सच क्या है, वो जनता के सामने आना चाहिए। जिस रिपोर्ट का इंतजार वो पीड़ित परिवार लगातार कर रहे थे कि झीरम का सच क्या है, वह सामने आना चाहिए। यह सरकार उसको सदन में रखती नहीं है और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको अधूरा बताते हैं। मैं सीधे तौर पे पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के नेताओं ने उस रिपोर्ट को पहले ही देख लिया है क्या, और किसी बात का डर इनको सता रहा था या किसी को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक और एसआईटी का ये गठन करके एसआईटी खेल करके इस संवेदनशील विषय को यहां पर ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं तो सीधे तौर पे पूछना चाहूंगा, भैया जांच आयोग अधिनियम 1952 क्या कहता है कि जो रिपोर्ट पेश होती है उस रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर में सदन के अंदर में पेश करना होता है। आपने उस रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर में पेश क्यों नहीं किया और आप एसआईटी खेल रहे हैं। आज न्यायालय ने जिस आधार पर निर्णय दिया है, गुंडोज के आधार पर निर्णय दिया है, वो उससे क्या कांग्रेस के नेता संतुष्ट है? अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भैया झीरम का सच सामने आना चाहिए। मैं तो उनसे और उनकी सरकार से ही पूछना चाहता हूं, जो 4,184 पन्ने का जो रिपोर्ट आया है उसको आपने सदन के सामने क्यों नहीं रखा, सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा? और यदि वह रिपोर्ट आपने सार्वजनिक नहीं की है तो किस आधार पर आपने नए आयोग का गठन किया है? ये आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है और यही कोर्ट भी समझना चाहता है, यही उमेश जी कोर्ट भी समझना चाहता है। यही कारण है कि कोर्ट ने जो है अब यहाँ पर नोटिस जारी किया है और 4 तारीख को मुकर्रर की है अगली सुनवाई के लिए। लौटूंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा, फिर आपसे ब्रीफ में जानकारी लूंगा। राजनीतिक विश्लेषक सर भी हमारे साथ हैं, अजय चंद्राकर जी। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो ये हादसा था काफी दर्दनाक था। हादसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी तक इस तरीके से सामूहिक रूप से एक बड़ा हमला था और झीरम घाटी का सच का इंतजार सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या रिपोर्ट अधूरी थी? क्योंकि इस पर सियासत होना ठीक नहीं है, सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल आकाश जी, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि 16 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जी एनआईए का एक्ट पारित हुआ भारत के पार्लियामेंट में, और उस पार्लियामेंट में एक्ट पारित होने के बाद इस एक्ट के प्रारूप और उद्देश्य की चर्चा करें तो नंबर 6 जो आता है जी, नंबर 6 में यह कहा गया है कि किसी भी घटना की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन का अधिकारी राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण की रहा है इस रिपोर्ट का और इस जांच का। लेकिन दूसरी बात है, माननीय न्यायालय का विद्वान न्यायाधीश अपने विवेक से जो निर्णय दिए हैं उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा जी। लेकिन एनआईए का एक्ट धारा नंबर 9 यह कहता है कि यह एक्ट राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिससे वह किसी आतंकी घटना या नक्सल घटना या फिर किसी अन्य घटना की खुद जांच करवाना चाहे। मतलब राज्य सरकार जांच करवा सकती है, स्वतंत्र। एनआईए का अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है जी जी। और इसी के बीच पूरा उलझा हुआ है यह विषय। लेकिन तत्काल अभी सुनवाई को रोकी है माननीय न्यायपालिका, लेकिन अगली सुनवाई 4 तारीख तक है, 4 तारीख को है। तो अगर इसके न्यू में हम जाएं, उस समय के संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्या निष्पक्ष रिपोर्ट राज्य सरकार, उस समय की राज्य सरकार को प्रदान किए, और राज्य सरकार बाध्य है जो भी दस्तावेज या जानकारी उसके पास उपलब्ध है उसको वो केंद्र सरकार को सौंप सकती जी। क्या उस समय एनआईए की जो टीम रही वो सही जांच की दिशा में आगे बढ़े? ये काफी उलझा हुआ, संशय बना हुआ है। इस अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने विपक्ष हैं, तर्क हैं, वितर्क हैं। लेकिन ये सच है, ऐसी नरसंहार जिसमें विद्याचरण जी सुक्त, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल, मुदलियार जी, कितनों का नाम ले, ये सब शहीद हुए हैं। और आप प्रत्येक राजनीतिक दल को यहां पर अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
जी निश्चित रूप से सर, दोषियों को सजा हो ये प्रयास होना चाहिए और शायद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर दोनों एक राय नहीं हो पा रहे हैं। जी धनंजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ बीजेपी जिस बात को कह रही है, अगर कहीं पर आपको लग रहा था, संशय की स्थिति बन रही थी कि ये बिंदु ऐड नहीं है, तो इन बिंदुओं को ऐड करके जांच में शामिल कराया जा सकता था। लेकिन जो रिपोर्ट प्रशांत मिश्रा ने तैयार की थी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने, उसको तो सार्वजनिक किया जा सकता था ना। उसके साथ सब रिपोर्ट भी आप सबमिट कर सकते थे, क्योंकि आपने जिम्मेदारी जो है उसी आयोग का कार्यकाल आपने बढ़ाया था। तो नया आयोग जो बना है या कार्यकाल आगे बढ़ा है, वो भी एक अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, समराइज करके एक ओवरऑल रिपोर्ट भी तैयार की जाती। तो विपक्ष को भी मौका नहीं मिलता इस तरीके का कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए। देखिए काजी, मैंने पहले कहा ना, देश की पहली राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जो न्यायालय जाकर यह कहती है कि जांच आयोग के जांच को रोका जाए। जांच आयोग अगर जांच होता तो क्या सामने आता कि उस षड्यंत्रकारी कौन थे, ये सामने आता। हमारे नेताओं के कातिल कौन थे, ये सामने आता। उस षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे, ये सामने आता। उस जांच आयोग के रिपोर्ट का मकसद तो वही था ना। आखिर भाजपा उन चीजों को क्यों रोकना चाहती? पहली बात, घोड़बड़े जी पूछ रहे थे कि धनंजय ठाकुर को कैसे पता कि वो जांच की रिपोर्ट अधूरी है। तो मैंने पहले कहा ना कि 6 नवंबर को जांच आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है। उसके ठीक पहले 11 अक्टूबर को अचानक वो सुनवाई बंद कर देता है और उसके ठीक 1 महीना पहले यानी कि सितंबर माह में राज्य सरकार को आयोग के द्वारा पत्र लिखा जाता है कि आपने जो 8 बिंदु जांच में जोड़े हैं उसकी जांच अभी अधूरी है और इस जांच आयोग का कार्यकाल मात्र 2 महीना बचा है। तो राज्य सरकार इस जांच आयोग के कार्यकाल को बढ़ाए ताकि वो 8 बिंदुओं की जांच पूरी हो सके। ये राज्य आयोग ने लिखा है ना, कोई कांग्रेस पार्टी या सरकार ने लिखा है। तो 2 महीने में जो पत्र लिखा जाता है जिसमें सरकार के द्वारा तय 8 बिंदु को जांच नहीं किया था, मतलब मानेंगे ना रिपोर्ट अधूरी है। नहीं तो अधूरी रिपोर्ट बात वही हो रही है, बात वही हो रही है कि जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा वहां से जो है दूसरी जगह जा रहे थे, उन्होंने जो रिपोर्ट राज्यपाल के पास सौंपी थी, जिस रिपोर्ट को पटल में रखा जाता और ये भी कह सकती थी सरकार कि हम इसका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं और जो अधूरी जानकारी है, जो 8 बिंदु नए जोड़े गए हैं, उस पर अभी जांच जारी है और जैसे ही वो जांच पूरी होगी तो इसकी पूरी की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जाएगी। बीजेपी का ये तर्क है, आपको नहीं लगता कि ऐसा हो सकता था? निश्चित तौर पर आकाश जी, निश्चित तौर पर आपने बढ़िया सवाल पूछा। आकाश जी बढ़िया सवाल पूछा। 1 मिनट बस मैं आज जवाब देता हूँ, 1 मिनट। जी। निश्चित तौर पर कभी भी किसी भी जांच आयोग की अधूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होगी अधूरी, उससे जो अपराधी हैं या षड्यंत्रकारी हैं उससे उसको लाभ मिलता है। इतिहास के पन्ने आप उठा के देख लीजिएगा। और जब खुद जांच आयोग राज्य सरकार को लिखे कि 2 माह का कार्यकाल बाकी उसको बढ़ाया जाए, 8 बिंदु का जांच नहीं होता, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ क्या हो रही है? चलिए तकलीफ क्या हो रही है समझ लेता हूँ और यही कारण है। नहीं, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया और यही कारण है कोर्ट ने भी इन तमाम चीजों को देखा और फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगाई है। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका आरोपों का जवाब भी देना चाह रहे हैं। जी उमेश जी। देखिए, पहला तो इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी कि जांच आयोग के रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया जाता। अरे भैया, जांच आयोग अधिनियम आप ही के समय में 1952 में बना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो जांच आयोग की रिपोर्ट होगी उसको सदन के पटल पर 6 महीने के अंदर में प्रस्तुत करना होगा। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस के नेता संविधान को नहीं मानते, एनआईए को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते और ये किस प्रकार की यहाँ पर बातें कर रहे हैं। 2 महीने का गैप था, 2 महीने का समय था प्रशांत मिश्रा जांच आयोग के पास और इन्होंने किस आधार पर कह दिया जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई नहीं है, जिस रिपोर्ट को सदन के पटल पर इन्होंने रखा नहीं है, जिस रिपोर्ट पर सदन के अंदर में चर्चा नहीं हुई है, कांग्रेस के नेता किस आधार पर उसको अधूरा मान रहे हैं? इसका मतलब सुन लीजिए सर, नहीं किया और 2 महीने आयोग का लिखा पत्र, सर 2 महीने में जांच आयोग का लिखा पत्र, मैं सुनो बता रहा हूँ, 2 महीने जांच आयोग का पत्र, आपने बोला ना 2 महीने का समय था उसके बाद पत्र के बाद, तो 2 महीने में 60 दिन होते हैं, 60 दिन में 1440 घंटे होते हैं। उस 1440 घंटे में उस आयोग ने काम किया होगा, उसने रिपोर्ट पूरी की या नहीं की, जब आप पटल पे रखेंगे तब तो वो पता चलेगा।
और अभी आप जब दावे से कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट अधूरी है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के बारे में आपको भय था, या हो सकता है उस रिपोर्ट को आपने देख लिया और किसी को बचाने का आप यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और अभी अरे सुन लीजिए सर, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे थे एकमात्र पार्टी कह करके। अरे भैया, कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी ऐसी है छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जिसके उस वक्त के तात्कालिक मुखिया स्वयं आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी झीरम वाले मामले में क्या कहते थे कि भैया सबूत मेरे जेब में है। और 3.5 वर्ष बीत गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रशांत मिश्रा आयोग के सामने उस तथ्य को क्यों नहीं रखा, उन्होंने न्यायालय के सामने उस तथ्य को क्यों नहीं रखा, उन्होंने एनआईए के सामने इस तथ्य को क्यों नहीं रखा, और आज ये कमेटी खेल रहे हैं। मुझको बड़ा दुख होता है, मुझको बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि उन परिवारों के बारे में सोचिए साहब जिनने अपने घर के चिराग को खोया है। छत्तीसगढ़ के बारे में सोचिए, उन होनहार हीरे को छत्तीसगढ़ ने खोया है, और उसके बाद उसी कांग्रेस पार्टी के नेता पर आज राजनीति कर रहे हैं, नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि साहब उस रिपोर्ट को आप कौन सा डर सता रहा है जो सदन के पटल पर 6 महीने बीतने के बाद आप उसको पेश नहीं करते हैं। समझ लेते हैं ना कौन सा डर है, उमेश जी समझ लेते हैं कौन सा डर सता रहा है। धनंजय जी समझ लेता हूँ जी, बिल्कुल धनंजय जी समझ लेता हूँ कि कौन सा डर सता रहा है, और जो दर्द और पीड़ा है उसका मलम है कि नहीं उनके पास, समझ लेता हूँ जी। धनंजय जी। आकाश जी, हमारे नेता हमेशा सार्वजनिक तौर पर कहे हैं सबूत हमारे पास में है। क्या एनआईए ने उस सबूत को मांगा? क्या जांच और इस रिपोर्ट में बात सुनी? अरे न्यायालय सुन लेना भाई, तकलीफ सुन व्यवस्था है, सुन ले भाई, सुन ले। न्यायालय पे भरोसा नहीं, न्यायालय में क्यों नहीं देते हैं? सुन ले, हमने कहा, और अब जब एसआईटी में उसमें जांच आयोग में जब वो सबूत मिलता ना तो भाजपा नेताओं को पसीने क्यों छूट रहे। मैंने कहा ना, देश की पहली राजनीतिक दल है भाजपा। अरे सुन ले भाई, सुन ले भाई, सुन ले। पहली राजनीतिक दल है जो न्यायालय जाके न्याय नहीं मांगती पीड़ितों के लिए। कातिल और षड्यंत्रकारी को बचाने के लिए जांच आयोग रिपोर्ट को रोकने की बात करती है। हमारे पास सबूत है ना, हमारे पास सबूत है ना, हम दे रहे हैं ना, तो आपको पसीना क्यों निकल रहा है? और ये कहा गया 4084 पन्ना, क्या आपको मिश्रा जी ने भाजपा का रकम कापी ला के दे दिया था क्या? ये जांच आयोग का रिपोर्ट है, आपको मिल गया था क्या? हमारे पास तो आयोग का पत्र चर्चा नहीं हो पाएगी। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी बने हुए, मुझे ऑडियो गिराना होगी। अगर ऐसे बातचीत होगी उमेश जी धनंजय जी, ऐसे बातचीत होगी तो बातचीत नहीं हो पाएगी। और यही कारण है झीरम का सच जो है ये सियासी मुद्दा बन चुका है, जो सच है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। उमेश जी ये जो लड़ाई है, मुझे मजबूरन ऑडियो गिराना होगा आपका। इस तरीके से बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, आप दोनों को थोड़ा संयम रखना होगा। धनंजय जी ये ठीक नहीं है। तेज आवाज में आपस में बात करके आप सही नहीं ठहरा सकते। अजय सर, आपसे समझना चाह रहा था, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसमें जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? सच आने में इस तरीके की सियासत अगर होती रही तो कहीं ना कहीं सच आने में और समय लगेगा। न्यायालय गई है। देखिए, एनआईए के एक्ट नंबर 11 अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि ज्यादा विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार पुनर्विचार करके पुनः जांच करवा सकती है। लेकिन यह विषय इतना गमगीन विषय है, और इस गमगीन विषय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं आपस में अपना अपना पक्ष रखते हुए। लेकिन अब माननीय न्यायपालिका के सामने यह विषय है। अब माननीय न्यायपालिका सरकार के तीसरे अंग के रूप में वहां जो विद्वान जो न्यायाधीश हैं, वो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों को समझते हैं, इनकी गंभीरता को समझते हैं। हमें आशावादी होना चाहिए और हमारी न्यायपालिका उन पीड़ित परिवारों के प्रति निश्चित रूप से न्याय करेगी। सर, न्याय तो करेगी, लेकिन सवाल यह है जिस तरीके से आज जो नोटिस जारी हुआ हाईकोर्ट की तरफ से, उसमें सीधे तौर से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को नए आयोग का जो गठन किया, जिस तरीके से जो पत्र का जिक्र कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, तो इसका एक वैलिड पॉइंट भी अब सरकार को देना होगा। क्योंकि जो बिंदु है, क्योंकि राजभवन में अगर कोई रिपोर्ट पहुंची है तो वो पूरी कंपाइल होकर पहुंची होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार के लिए मुश्किल भी हो सकता है?
देखिए आकाश जी, यहीं पर जो व्यवस्था में जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर सरकार का विधि विभाग, इनको कंप्लीट अच्छे से होमवर्क करना चाहिए। जिन बिंदुओं को रखना था स्टार्टिंग में, उन सब, क्योंकि ये घटना तो काफी पुरानी है जी, 2000 समस्त बिंदुओं का उसमें समावेश करके सब रखना चाहिए था आयोग के सामने। ये लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल होती गई, एक न्यायाधीश जी का ट्रांसफर हो गया, नए आए, ये तो न्यायालयीन एक प्रक्रिया। लेकिन जब भी न्यायपालिका के सामने सरकार जाए तो कंप्लीट पूर्ण तैयारी के साथ जाए, ना कि किस्त किस्त में अपनी बातों को रखे। सर एक चीज और समझना चाह रहा था, आपको नहीं लगता है इतना ये दर्दनाक जो घटना थी, दोनों ही दल इस पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, सच सामने लाने की बात भी कह रहा है, लेकिन एक जाजम पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, एक जाजम पर आकर भी, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की इस घटना में मौत हुई, कहीं ना कहीं एक नरसंहार हुआ, दर्दनाक घटना है और कई नेता जो है काल के गाल में समा गए, तो यहाँ पर तो दोनों पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर आगे आकर एक साथ जो है इस पूरे मामले में जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और दोनों पार्टियां समय समय पर इसकी गंभीरता के ऊपर अपना पक्ष रखे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो या फिर वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जी। लेकिन क्या बात है, इससे क्या होता है कि जो देश विरोधी तत्व हैं उनकी ताकत बढ़ती है और वो हंसते हैं इन राजनीतिक दलों के स्टेटमेंट के ऊपर और उनका हौसला बढ़ता है। जबकि दोनों पार्टियां कुर्बानी दी हैं, इनके बड़े बड़े नेता दोनों पार्टियों के शहीद हुए हैं। तो यहां पर यह ऐसा विषय है जो कंप्लीट राष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक तत्वों के साथ सामना का विषय है। तो यहां पर जैसे अन्य विषयों, कई विषय के ऊपर सर्वसम्मति बन जाती है, यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता अपेक्षा करती समस्त राजनीतिक दलों से इस विषय के ऊपर सर्वसम्मति बने और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। निश्चित रूप से सर, समय कम है, माफी के साथ आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो झीरम को लेकर सियासी झिकझिक मची हुई है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर एक होकर एक जाजम पर आकर झीरम के सच को सामने लाने के लिए काम करना होगा और हमें भी इंतजार है। लेकिन बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से जो अगली सुनवाई है 4 तारीख को, उसमें कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है और उसके बाद क्या कुछ जांच रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ झीरम का सच निकलकर सामने आता है। लेकिन ये तो साफ है कि झीरम को लेकर जो सियासी झिकझिक है वो अभी थमने वाली नहीं है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।